बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान। कलर्स ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के रंग। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट कलर्स ऑफ पाकिस्तान के लेसन की रीडिंग की थी। इसकी प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के पोर्शन से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन वर्ड्स। दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, इनके मानी के साथ इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है कल्चर, मीनिंग अ वे ऑफ लाइफ यानी तर्ज ज़िंदगी। कल्चर कहते हैं सकाफत को। और कस्टम्स या रिवायात, एंड बिलीव्स और इक़दार ऑफ पीपल लोगों के। सकाफत कहते हैं अ वे ऑफ लिविंग यानी तर्ज ज़िंदगी को, रिवायात या लोगों के इक़दार को। कल्चर यानी सकाफत, अ वे ऑफ लाइफ तर्ज ज़िंदगी, और कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ पीपल या फिर लोगों की रिवायात या इक़दार। नेक्स्ट ट्रेडिशन यानी रिवायात, मीनिंग कस्टम यानी रिवायात और अ वे ऑफ लिविंग या तर्ज ज़िंदगी। ट्रेडिशन, कस्टम और वे ऑफ लिविंग यानी रिवायात या तर्ज ज़िंदगी। नेक्स्ट डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव यानी नुमाया। नोटिसेबली डिफरेंट यानी किसी चीज़ का इतना मुख्तलिफ होना कि वो नुमाया हो सके। डिस्टिंक्टिव यानी नुमाया, नोटिसेबली डिफरेंट। नेक्स्ट है जॉली, मीनिंग चेयरफुल यानी खुश मिजाज या खुशी। जॉली, चेयरफुल, खुश मिजाज या खुशी। लास्ट है डोमिनेट यानी मकबूल या गलबा होना। टू रूल हुकूमत करना और कंट्रोल या काबू पाना। डोमिनेट, मकबूल या गलबा पाना, टू रूल और कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए वर्ड्स के साथ इनकी मीनिंग्स को पढ़ा। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स। सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 6 में हम कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम उसको भी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। कंपाउंड वर्ड्स, compound words are formed when two words are put together to form a new meaningful word। That compound words are formed, कि compound words बनाए जाते हैं when two meaningful words are put together, जब दो मानी खेज अल्फाज को इकट्ठे किया जाता है to form a new meaningful word, जिससे एक नया मानी खेज लफ्ज़ बनाया जाता है। compound words क्या है कि हमारे पास 2 words हैं जो कि मीनिंगफुल हैं यानी जिनका कोई मानी है, फिर उन दोनों वर्ड्स को हम इकट्ठे कर देते हैं और इससे एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बनता है। जैसे रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स, दिए हुए कंपाउंड वर्ड्स को पढ़िए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट वर्ड है और ये सेकंड वर्ड है, और इन दोनों को मिलाकर एक थर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाया गया है जो कि है हमारे पास कंपाउंड वर्ड। इसको रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है फिंगर यानी उंगली, और सेकंड वर्ड है प्रिंट यानी छापा। तो इन दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स को जब मिलाया गया तो इससे न्यू वर्ड जो बनकर आया है वो है फिंगरप्रिंट यानी
उंगली का छापा। अब फिंगरप्रिंट क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये है इंक पैड। इस इंक पैड में जब हम अपनी फिंगर को इस तरह लगाते हैं तो ये हो गया फिंगरप्रिंट, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं अंगूठा लगाना। तो फर्स्ट है हमारे पास फिंगरप्रिंट। अब सेकंड वर्ड है हमारे पास टूथ एंड पेस्ट। टूथ कहते हैं दांत को और पेस्ट कहते हैं मिक्सचर को। तो इन दोनों वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो इससे बनता है टूथपेस्ट, जिससे हम अपने दांत साफ करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपाउंड वर्ड्स क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। अब हमारे पास नीचे इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसको रीड करते हैं। सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स। जो नीचे सेंटेंसेस हैं इनमें कंपाउंड वर्ड्स हैं, उनको हमें सर्कल करना है इन द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों में। फर्स्ट सेंटेंस है माई फादर ब्रॉट, मेरे वालिद साहिब लेकर आए हैं स्ट्रॉबेरीज फॉर मी। स्ट्रॉबेरीज। फर्स्ट वर्ड है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ यानी जिससे हम जूस या पेप्सी पीते हैं। और नेक्स्ट है बेरीज, ये एक फ्रूट का नेम है। तो इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो इससे बनता है स्ट्रॉबेरीज, जो कि एक फ्रूट है। नेक्स्ट है आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा टू माई फ्रेंड, अपने दोस्त को, इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में। नोट कहते हैं किसी चीज को अपने पास लिखना और बुक कहते हैं ये है हमारे पास बुक। तो नोटबुक क्या है, नोटबुक है कॉपी, यानी नोटबुक जिसमें हम अपना काम लिखते हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड कंपाउंड वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देयर आर मेनी सनफ्लावर्स इन द गार्डन, के बाग में कई सारे सूरजमुखी के फूल हैं। अब ये है सन प्लस फ्लावर। सन कहते हैं सूरज को और फ्लावर कहते हैं फूल को, और सनफ्लावर कहते हैं सूरजमुखी का फूल, ये खास किस्म का फूल है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर पासवर्ड, कि आपका पासवर्ड क्या है। तो इसमें जो पासवर्ड है ये हमारे पास कंपाउंड वर्ड है। पास हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड है और वर्ड कहते हैं लफ्ज को। पासवर्ड एक खुफिया लफ्ज। तो यहाँ पर हमने 4 कंपाउंड वर्ड्स देखे। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स, बच्चों से पूछिए, टू लर्न वोकैबुलरी विद देयर मीनिंग्स, कि जो वोकैबुलरी के अल्फाज हैं उनको उनके मानी के साथ याद करें। आस्क देम टू यूज़ दीज वर्ड्स इन देयर एवरीडे कन्वर्सेशन, और बच्चों से कहिए कि अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इन अल्फाज का इस्तेमाल करें। हैव देम रिकॉल द कंपाउंड वर्ड्स, हैव देम रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, कि बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स का कॉन्सेप्ट फिर से समझाएं। इनकरेज देम टू शेयर मोर एग्जाम्पल्स, और उनकी हौसला अफजाई करें कि वो मज़ीद एग्जाम्पल्स शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 75 की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सारा लाइक्स टू ईट कप केक्स। अब इसमें हमारे पास जो कप केक है ये कंपाउंड वर्ड है। कप कहते हैं कप को और केक्स कहते हैं केक को, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इससे बनता है कप केक, जो कि खास किस्म का खास शेप का केक होता है। नेक्स्ट है द शॉपकीपर इज़ वेस्टिंग माई टाइम, कि शॉपकीपर मेरा वक्त ज़ाया कर रहा है। अब इसमें शॉप यानी दुकान और कीपर कहते हैं किसी चीज़ के ख्याल रखने वाले को। तो शॉपकीपर किसको कहते हैं, दुकानदार को। तो ये हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड वर्ड है। तो यहाँ पर हमने 6 कंपाउंड वर्ड्स पढ़े। एक हमने पढ़ा शॉपकीपर, कपकेक, पासवर्ड, सनफ्लावर, नोटबुक एंड स्ट्रॉबेरीज। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट में। लास्ट यूनिट में हम ऑलरेडी कंपाउंड वर्ड्स को रीड कर चुके हैं, तो इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 61 पर, यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स दिए हुए हैं। हमने काफ़ी सारे लिखे भी हैं। ये है टूथब्रश, टूथपेस्ट हम पढ़ चुके हैं। अब ये है टूथब्रश, वो ब्रश जिससे दांत साफ किए जाते हैं। बेड रूम, बेड कहते हैं बेड को, रूम कहते हैं कमरा, और बेडरूम हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड है, वो रूम जिसमें बेड को रखा जाता है। नोटबुक को हम पढ़ चुके हैं। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक एक कलर है और बोर्ड कहते हैं बोर्ड को, लेकिन जब इन दोनों वर्ड्स को हम मिला देते हैं तो इससे कंपाउंड वर्ड बनता है ब्लैक बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर हमने मज़ीद और वर्ड्स भी लिखे हैं। सी सॉ, जो कि बना है सी और सॉ से। सी यानी समंदर, सॉ देखना। टी पॉट, टी यानी चाय और पॉट कहते हैं पॉट यानी किसी बर्तन को। टी पॉट चाय का जो बर्तन होता है उसको कहते हैं। ड्राई फ्रूट,
ड्राई कहते हैं खुश्क को, फ्रूट कहते हैं मेवे को, और ड्राई फ्रूट कहते हैं खुश्क मेवे को। लंच बॉक्स, लंच कहते हैं दोपहर के खाने को, और बॉक्स कहते हैं डिब्बे को। लंच बॉक्स कहते हैं उस बॉक्स को जिसमें लंच ले जाया जाता है स्कूल या ऑफिस वगैरह। रेन कोट, रेन कहते हैं बारिश को, और कोट कहते हैं नॉर्मल कोट को, लेकिन रेन कोट इस कोट को कहते हैं जो कि बारिश में पहना जाता है, जो कि वाटर प्रूफ होता है। इसके अलावा क्लास वर्क और होमवर्क, ये भी हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे कंपाउंड वर्ड्स पढ़े। हमने पढ़ा कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं, इनको बनाया कैसे जाता है, और आया ये मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग टू स्पेल, यानी स्पेलिंग सीखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। नीचे आप देख सकते हैं आपको 3 कॉलम्स दिए गए हैं, इनमें जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं हमें उनको इनसर्कल करना है। तो इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल वर्ड्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। अब हम इन तीनों वर्ड्स को पढ़ेंगे कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। तो फर्स्ट है AARTISTIC, नेक्स्ट है ARTISTIC, और लास्ट है ARTISSTIC। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है हमारे पास आर्टिस्टिक, यानी फनकारी। ये जो दोनों हैं इनकी स्पेलिंग्स गलत हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास RELIGIOUS, RILIGIOUS, RELIGIUS। तो इनमें करेक्ट है RELIGIOUS, रिलीजियस यानी मजहबी। नेक्स्ट SACRIFISE, SACRIFIZE, SACRIFICE। तो इसमें करेक्ट है सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी, SACRIFICE। नेक्स्ट FESTIVALL, FESTIVAL, FASTIVAL। तो इनमें करेक्ट स्पेलिंग्स हैं हमारे पास FESTIVAL, फेस्टिवल यानी त्यौहार। और लास्ट है HOSPITALITY, HOSPITALITY, HOZPITALITY। तो इनमें करेक्ट है HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने 5 वर्ड्स देखे और उनके करेक्ट स्पेलिंग्स को इनसर्कल किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ग्रामर। ग्रामर की पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोनाउंस। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। वर्ड्स that are used instead of nouns। प्रोनाउंस क्या है? वर्ड्स ऐसे अल्फाज that are used जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं instead of nouns यानी नाउन की जगह, जैसे कि I, you, he, she, it, we, etc। इसके अलावा भी प्रोनाउंस की कई सारी फॉर्म्स हैं, उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो हम सिर्फ प्रोनाउंस तक ही इसको रखते हैं कि प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहती हूँ दैट आयशा is a girl, Aisha reads in class 1, Aisha goes to school every day, full stop। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आयशा को मैंने 3 टाइम्स यूज़ किया है, यानी जो आयशा का जो ये वर्ड है जो कि हमारे पास नाउन है। नाउन क्या है? नाउन एनी नेमिंग वर्ड। ये है नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये हमारे पास नाउन है। तो इस नाउन की रेपिटेशन को कम करने के लिए हम इसकी जगह प्रोनाउन लगाते हैं।
सबसे पहले हम नाउन को यूज करते हैं, फिर आगे वाले सेंटेंसेस में हम नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इन सेंटेंसेस में मैं आयशा की जगह क्या यूज करूंगी? मैं यूज करूंगी शी। आयशा इज अ गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 1। अब यहाँ पर फिर हम शी यूज करेंगे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम किस तरह नाउन की जगह प्रोनाउंस को यूज करते हैं। अब एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, इसको रीड करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस, कि हमें नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें इन्हें फिल करना है विद करेक्ट प्रोनाउंस। दिस इज माई फेवरेट पेंटिंग, ये मेरी पसंदीदा पेंटिंग है। डैश इज वेरी ब्यूटिफुल, ये बहुत खूबसूरत है। अब जो मैंने उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये मैंने इस्तेमाल किया है पेंटिंग के लिए। तो जैसे यहाँ पर दिस का यूज़ किया गया है तो हम यहाँ पर भी दिस को ही यूज़ करेंगे। दिस इज़ माई फेवरेट पेंटिंग, ये मेरी सबसे पसंदीदा पेंटिंग है। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ये बहुत खूबसूरत है। उज़्मा एंड अस्मा आर नेबर्स, कि उज़्मा और आसमा नेबर्स यानी पड़ोसी हैं। अब यहाँ पर नाउन्स क्या है? उज़्मा एंड अस्मा, और ये कितने हैं? ये हैं 2। तो अब हम इन दोनों के मुताबिक यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। डैश स्टडी टुगेदर, वो इकट्ठे पढ़ते हैं, तो हम इनकी जगह लगाएंगे दे स्टडी टुगेदर, वो इकट्ठे पढ़ते हैं। कैन डैश बोरो योर कश्मीरी ड्रेस, कि क्या मैं आपका कश्मीरी ड्रेस आपसे उधार ले सकती हूँ? बोरो यानी उधार, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी आई। कैन आई बोरो, क्या मैं उधार ले सकती हूँ योर कश्मीरी ड्रेस, आपका कश्मीरी लिबास। उमर इज़ वेरी बिजी टुडे, उमर आज बहुत मसरूफ़ है, ये है हमारे पास नाउन। डैश इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो अपने मुकाबले की तैयारी कर रहा है। तो अब उमर की जगह हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे ही इस्तेमाल किया जाता है लड़के के लिए और शी इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए, जैसे हमने आयशा को रिप्लेस करके शी यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूज ऑफ बी, डू एंड हैव विथ प्रोनाउंस। अब हमें बी, डू एंड हैव को यूज करना है विद प्रोनाउंस। बी, डू एंड हैव को हम लास्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 6 में। आप उसको रिवाइज कीजिए पहले और फिर इस टॉपिक की तरफ वापस आइए। सबसे पहले रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। द वर्ब्स, यानी जो हमारे पास बी, डू एंड हैव है, ये क्या है? ये वर्ब्स हैं। बी, डू एंड हैव एंड देयर डिफरेंट फॉर्म्स, और इनकी डिफरेंट फॉर्म्स। अब इनकी डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं, उनको हम यहाँ पर रीड करेंगे। आर यूज्ड एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स, कि बी, डू एंड हैव और इनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो कभी कभार सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब यूज़ होती हैं और कभी कभार एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। When they are used with the main verb, जब वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, they help express tense, तो वो मदद करती हैं कि जो सेंटेंस है उसके टेंस यानी ज़माने से मुतल्लिक बताए, यानी जो बात उसमें की जा रही है उसकी तबीयत के बारे में हमें बताए, और वॉइस ऑफ द मेन वर्ब, या फिर हमें उसकी वॉइस के बारे में बताए। अब वॉइसेस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। इनको हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ही इज़ प्लेइंग विद अ फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो इज़ है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है प्लेइंग। The verbs be, do and have are main verbs when they are used alone. लेकिन जब इनको किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में अकेले इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये मेन वर्ब बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर, she has a doll, उसके पास गुड़िया है। तो अब यहाँ का जो has है ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई और वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हम इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए। टू नोटिस द यूज ऑफ बी, डू एंड हैव विथ प्रोनाउंस, ताकि आप बी, डू एंड हैव के इस्तेमाल पर गौर कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्रोनाउंस दिए गए हैं, यहाँ पर बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स। यहाँ पर वो सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें बी, डू एंड हैव और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स को एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है।
बी डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स, और यहाँ पर आपको ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें बी डू एंड हैव और उनकी फॉर्म्स को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोनाउन है हमारे पास आई एम एंग्री, आई हैव अ रैबिट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एम है जो कि बी की फॉर्म है और हैव जो कि हैव है, ये दोनों एज मेन वर्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर और कोई वर्ब नहीं है। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, आई हैव मेमोराइज्ड द लेसन। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ रही हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द लेसन, मैंने अपना सबक याद कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम और हैव के अलावा यहाँ पर सेंटेंस में दो और वर्ब्स भी यूज़ किए गए हैं जो कि हैं रीड और मेमोराइज। तो अब यहाँ पर जो एम और हैव है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए गए हैं, ना कि एज अ मेन वर्ब जैसे कि इन सेंटेंसेस में दिखाया गया है। नेक्स्ट वी डिड आवर होमवर्क, वी हैड अ हाउस। वी डिड आवर होमवर्क, हमने अपना काम कर लिया है। वी हैड अ हाउस, हमारे पास घर है। अब डिड और हैड ये यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज़ किए गए हैं क्योंकि इनके अलावा और कोई वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है। डिड जो है ये डू की फॉर्म है और हैड जो है तो ये हैव की फॉर्म है। वी डिड नॉट गो देयर, अब यहाँ पर जो गो है ये मेन वर्ब है और डिड ये हेल्पिंग वर्ब है। वी हैड बॉट अ हाउस, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और बॉट यहाँ पर मेन वर्ब है। नेक्स्ट पेज नंबर 76 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है यू आर लेट, आप लेट हैं। यू हैड ए बैकएक, आपकी कमर में दर्द है। अब यहाँ पर आर और हैड जो है, आर जो है ये बी की फॉर्म है और हैड जो है ये हैव की फॉर्म है। ये दोनों यहाँ पर इन सेंटेंसेस में एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं। यू आर गोइंग टू द मॉल, गो जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है और आर हेल्पिंग वर्ब है। यू हैड ईटन ए सैंडविच, ईट जो है ये मेन वर्ब है और हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर और हैड जो है तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेन वर्ब्स मौजूद हैं। नेक्स्ट ही एंड शी, ही इस्तेमाल किया जाता है लड़के के लिए और शी इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए। ही शी इज़ क्यूट, इज ही शी हैज़ टू सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई को। अब इस जो है ये बी की फॉर्म है और हैज़ हैव की फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इज और हैज़ जो है ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं। ही शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, राइटिंग जो है ये मेन वर्ब है और वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ही शी हैज़ गॉन शॉपिंग, गॉन जो है ये हमारे पास मेन वर्ब है और हैज़ जो है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इट इज़ अ स्मॉल बनी, इट हैज़ ब्यूटिफुल हेयर। अब यहाँ पर इज़ और हैज़ जो हैं ये दोनों एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं। इट वॉज जंपिंग, जंपिंग ये मेन वर्ब है और वॉज हेल्पिंग वर्ब है। इट हैज़ ड्रंक वाटर, ड्रंक मेन वर्ब है और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। दे हैव अ बाईसाइकिल, दे हैड नो बाईसाइकिल। यहाँ पर हैव और हैड जो है तो ये एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल, इसमें प्लेड जो है तो ये मेन वर्ब है और हैव हेल्पिंग वर्ब है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें प्ले जो है ये हमारे पास मेन वर्ब है और जो डू है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम प्रोनाउंस के साथ बी, डू एंड हैव और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास एक्टिविटी दी गई है, राइट सेंटेंसेस की जुमले लिखिए यूजिंग बी, डू एंड हैव। बी, डू एंड हैव का इस्तेमाल करते हुए एज मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स विद द गिवन प्रोनाउंस, कि जो प्रोनाउंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमने बी, डू और हैव को एज अ मेन वर्ब लिखना है और एज अ हेल्पिंग वर्ब लिखना है सेंटेंसेस में। तो सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान, ग्रामर। बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इनमें मैंने बी, डू एंड हैव को एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया है। सेंटेंसेस को रीड करते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन है हमारे पास आई एम
सैड। गोइंग नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि अगर गोइंग आ जाएगा तो फिर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। आई एम सैड। अब एम जो है यहाँ पर, जो कि बी की फॉर्म है, ये हमने एज अ मेन वर्ब यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट है शी। शी इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। इज जो कि बी की फॉर्म है, इसको हमने एज अ मेन वर्ब यूज किया है। हैव। द चिल्ड्रन हैव लंच एट 12 o'clock, कि बच्चे 12 बजे अपना लंच कर चुके हैं। तो हैव जो है ये एज अ मेन वर्ब यहाँ पर यूज किया गया है। तो यहाँ पर हमने जो 3 सेंटेंसेस रीड किए, इनमें एम, इज और हैव को एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है। अब हम नेक्स्ट बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम इनको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ही इज थिंकिंग ऑफ मूविंग टू यूके। अब थिंकिंग यहाँ पर मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब। डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर लाइक जो है ये मेन वर्ब है और डू हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रीडिंग अ बुक। रीडिंग यहाँ पर मेन वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है। आई विल गो टू द मार्केट। गो जो है ये मेन वर्ब है और विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वी विल विजिट ग्रैंडमा। विजिट मेन वर्ब है और विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को सॉल्व किया और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पंचुएशन, यानी रमूज़ और औकाफ लगाना। क्वेश्चन नंबर 4, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें हमें पंचुएट करना है, यानी रमूज़ और औकाफ लगाने हैं। यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। रिमेंबर टू कैपिटलाइज वर्ड्स वेयर रिक्वायर्ड। और ये याद रखिए कि जहां पर हमें वर्ड्स को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है वो भी हमें करने हैं। हमारे पास ABC 2 तरह की है, यानी जो अल्फ़ाबेट्स हम लिखते हैं वो हम 2 तरह से लिखते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। स्मॉल ABC हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन कैपिटलाइजेशन के हमारे पास स्पेसिफिक रूल्स हैं। जैसे सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे, इसी तरह प्रॉपर नाउन के फर्स्ट लेटर को भी हम कैपिटल लिखेंगे। इसके अलावा मजीद भी इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ रिवर्स वगैरह को हम कैपिटल लिखते हैं। इन रूल्स को हम डिटेल से कैपिटलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इन सेंटेंसेस में कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन को देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, बलूचिस्तान इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स, कि बलूचिस्तान को उनके कबाइल और त्योहारों की वजह से जाना जाता है। सबसे पहले तो हम पंचुएशन करेंगे, क्या हम इसके एंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम कैपिटलाइजेशन को देखेंगे। बलूचिस्तान जो है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है और ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड भी है, तो हम इसके बी को कैपिटल कर देंगे। तो बलूचिस्तान का बी कैपिटल कर देंगे और सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकंड, वेयर इज शंदूर लोकेटेड, कि शंदूर कहाँ पर वाक़या है। सबसे पहले हम सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे, यानी वेयर के W को कैपिटल कर देंगे। इसके बाद शंदूर जो है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, तो इसके S को हम कैपिटल कर देंगे। और ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेयर इज शंदूर लोकेटेड। नेक्स्ट, वाओ यू लुक प्रीटी इन सिंधी ड्रेस, बहुत खूब, आप सिंधी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो सबसे पहले हम वाव का W कैपिटल करेंगे, फिर वाव को जब हम ख़त्म कर देंगे तो इसके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सडन फीलिंग्स को शो किया जा रहा है, जिसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इसके बाद हम U का Y कैपिटल कर देंगे, यू लुक प्रीटी इन, और सिंधी का S कैपिटल कर देंगे और एंड में हम इसमें फुल स्टॉप लगा देंगे। वाव यू लुक प्रिटी इन सिंधी ड्रेस, वाव का W कैपिटल, फिर वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, U का Y कैपिटल, सिंधी का S कैपिटल और एंड में फुल स्टॉप। नेक्स्ट, व्हेन इज ईद उल अज़हा सेलिब्रेटेड, कि ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है। सबसे पहले हम व्हेन का W कैपिटल करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। फिर ईद उल अज़हा
में ईद का ई कैपिटल करेंगे, फिर अजहा का ए कैपिटल कर देंगे। When is ईद उल अजहा सेलिब्रेटेड? ईद उल अजहा को आप इस तरह लिखेंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगाया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन है। लास्ट है द हॉर्स एंड कैटल शो इज़ अ लोकल फेस्टिवल, कि द हॉर्स एंड कैटल शो जो है तो ये एक मुकामी त्यौहार है। सबसे पहले हम द का टी कैपिटल करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। फिर अब ये हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम है यानी प्रॉपर नाउन है, तो इसमें हॉर्स का हम एच कैपिटल करेंगे, कैटल का सी कैपिटल करेंगे और शो का एस कैपिटल करेंगे। इज़ अ लोकल फेस्टिवल और एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा पंचुएशन का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हमारा लैंग्वेज फोकस का पोर्शन भी एंड होता है। पंचुएशन के टॉपिक में हमने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए हैं। इसके अलावा हमने कैपिटलाइजेशन का रूल भी फॉलो किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन राइटिंग की तरफ। राइटिंग यानी लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। रीड द गिवन वर्ड्स, आपको नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको पढ़िए। एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स, और फिर उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखिए। हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं पहले उनको रीड करते हैं। फ्लावर यानी फूल, हॉर्स यानी घोड़ा, फूड खुराक, कैमल ऊंट, काइट्स पतंग, काऊ यानी गाय। अब हमारे पास नीचे दो कॉलम्स दिए गए हैं, इन कॉलम्स के टाइटल्स को रीड करते हैं। ये है हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल यानी जश्न बहारा, और ये है हमारे पास हॉर्स एंड कैटल शो। हॉर्स कहते हैं घोड़े, कैटल कहते हैं मवेशी, शो कहते हैं प्रोग्राम को। यानी ये हमारे पास कोई कैटल शो है और ये है स्प्रिंग फेस्टिवल यानी जश्न बहारा। अब हमने इन वर्ड्स को इनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में पुट करना है। हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कौन से फेस्टिवल में मौजूद हो सकती हैं। तो फर्स्ट वर्ड है फ्लावर, तो फ्लावर ऑब्वियसली स्प्रिंग फेस्टिवल में मौजूद होंगे, फ्लावर्स यानी फूल। अब नेक्स्ट वर्ड है हॉर्स, जो कि हॉर्स एंड कैटल शो में मौजूद होंगे, हॉर्स यानी घोड़ा। नेक्स्ट है फूड, फूड दोनों में मौजूद हो सकता है इसलिए फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। कैमल, कैमल मौजूद होगा कैटल शो में क्योंकि ये हमारे पास एक एनिमल है, ऊंट। अब नेक्स्ट है काइट्स, काइट्स ऑब्वियसली स्प्रिंग फेस्टिवल में मौजूद होंगे, काइट्स यानी पतंग। और लास्ट है काऊ यानी गाय, तो ये भी कैटल शो में मौजूद होंगे। तो जो फूड है वो हम स्प्रिंग फेस्टिवल में लिख लेंगे, फूड यानी खुराक या खाना। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स दिए गए थे, हमने उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखा। एक कॉलम था हमारे पास स्प्रिंग फेस्टिवल का और दूसरा था हॉर्स एंड कैटल शो का। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द पंचुएशन रूल्स, कि बच्चों को पंचुएशन रूल्स दोबारा से समझाएं। गाइड स्टूडेंट्स इन राइटिंग अ डायलॉग, कि बच्चों की मदद करें कि वो एक मुकालमा लिखें। हेल्प देम इफ़ नीड बी, और अगर उनको ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प करें। डायलॉग हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 77 की तरफ। अब राइटिंग के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। राइट ए डायलॉग, कि एक डायलॉग लिखिए यानी मुकालमा। मुकालमा कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के दरमियान। डिस्कसिंग, जो कि बहस कर रहे हैं द डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ त्योहारों के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब फर्स्ट डायलॉग हमें दिया गया है, इसको रीड करते हैं और जो नेक्स्ट डायलॉग्स हैं उनको हम खुद लिखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास, डिड यू एवर अटेंड द डैश फेस्टिवल, कि क्या आपने कभी ये त्यौहार अटेंड किया है, यानी कि आपने कभी इसमें शिरकत की है। यहाँ पर अब आप अपनी मर्जी का कोई सा त्यौहार लिख सकते हैं जो कि आपने अटेंड किया हो। तो मैं लिख रही हूँ बसंत। That did you ever attend the बसंत फेस्टिवल, कि क्या आपने कभी बसंत का त्यौहार अटेंड किया है। तो जो सेकंड पार्टी है वो कह रही हैं यस वी वेंट देयर लास्ट ईयर, जी हाँ कि हम लास्ट ईयर यानी पिछले साल बसंत पे गए थे। अब हमें इस डायलॉग को कंटिन्यू करना है, तो हम लिखेंगे दैट व्हाट डिड यू लाइक
the most about it। कि जब आप लास्ट ईयर वहाँ पर गई थी तो what did you like the most about it? तो आपको बसंत के बारे में सबसे अच्छी क्या बात लगी थी? तो सेकेंड पार्टी अब आंसर करेंगी that I loved flying the kites। The sky was full of colorful kites। तो सेकेंड पार्टी ने उनको आंसर किया that I loved flying the kites, कि मुझे पतंग उड़ाना सबसे ज़्यादा पसंद आया। The sky was full of colorful kites, और जो आसमान था वो रंगीन पतंगों से भरा हुआ था। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हमें लास्ट डायलॉग अब लिखना है। तो अब फर्स्ट पार्टी उनको रिप्लाई कर रही हैं That sounds amazing। Did you eat any special food there? That sounds amazing कि बहुत खूब। Did you eat any special food there? कि क्या आपने वहाँ पर कोई ख़ास पकवान खाए थे? तो जो सेकेंड पार्टी है वो उनको आंसर कर रही हैं Yes, we had yummy snacks like jalebi and samosas। We enjoyed a lot। That yes, we had yummy snacks के जी हाँ हमने मज़े मज़े के पकवान खाए थे like जलेबी जैसे कि जलेबी and समोसास और समोसे। We enjoyed a lot और हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए, यानी हमें बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग एंड होता है जिसमें हमने टू फ्रेंड्स के दरमियान की डिस्कशन को देखा कि वो पाकिस्तान के फेस्टिवल के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर हमने मेंशन किया है बसंत को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग। हैव यू एवर अटेंडेड एनी कल्चरल फेस्टिवल? कि क्या आपने कभी कोई सकाफती त्यौहार अटेंड किया है? शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा शेयर कीजिए इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट से पैराग्राफ में। अब आपने ये काम करना है कि यहाँ पर इस डायलॉग में आपने जो फेस्टिवल मेंशन किया है उसी से रिलेटेड आप इसमें एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगी that I attend बसंत last year। I loved flying the kites। The sky was full of colorful kites and we had yummy snacks there like jalebi and samosas and we enjoyed a lot। तो इसी तरह मेरा ये पैराग्राफ भी बन गया। आप भी इसी तरह अपना पैराग्राफ लिखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपने कौन सा कल्चरल फेस्टिवल अटेंड किया है पाकिस्तान का। तो यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट द डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। ये डायलॉग से रिलेटेड है कि बच्चों से कहिए कि ये डायलॉग लिखें। हेल्प देम इफ़ दे नीड इट, और उनकी मदद करें अगर उनको ज़रूरत हो। हेल्प देम इन राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन देयर ओन, और फिर बच्चों की मदद करें कि वो खुद से एक पैराग्राफ लिखें कल्चरल फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान पर, अगर उन्होंने कोई कल्चरल फेस्टिवल अटेंड किया है तो। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा ये यूनिट नंबर 7 कलर्स ऑफ पाकिस्तान एंड होता है। इस लेसन में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने पढ़ा पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के बारे में और हमें ये समझ आई कि इन्हीं कल्चर्स की वजह से पाकिस्तान जो है तो ये इतना रंगीन है, ये इतना खूबसूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।